यूएन की बात करेंगे। देखिए यूएन एक हमको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 193 मेंबर स्टेट्स आते हैं। इंडिया इज इन फैक्ट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूएन। 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी। और यूएन का मैंडेट क्या था, चलो अब वो हम क्रिटिसिज्म में बात करते हैं, यूएन क्या कर रहा है, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, यूएनएससी क्या कर रहा है कि यूएनएससी तो टूथलेस टाइगर है, ये है वो है। हम चलो क्रिटिसिज्म में यूएन की बात जरूर करते हैं। यूएन का मैंडेट था कि भाई साहब इतने साल पहले हम बने हैं, हमारा मैंडेट था कि भी दुनिया में कोई और तीसरा विश्व युद्ध ना हो, आतंक ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, या चलो अगर झगड़े होंगे भी तो हम बैठे हैं ना, यूएन कहता है कि हम बैठे हैं तो हम ये झगड़ों को रिजॉल्व करेंगे। और यूएन का मैंडेट है कि भी हम अमन शांति को प्रमोट करेंगे। तो एक ऐसी जगह जहां पे सारे देश आके हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वो वातावरण से रिलेटेड बात हो, चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड बात हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे से रिलेटेड बात हो, तो एक फोरम बनाया गया जहां पे सब देश आके यहां पे अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो यह मैंडेट था यूएन का जब इसकी स्थापना करी गई थी। फिर आपको बताऊं, यूएन का एक फाउंडिंग मेंबर भारत भी था। अब देखिए यूएन के हम इस एम्बलम को देखते हैं, यहां पे ये दो जो पत्ते हैं ये ऑलिव ट्री के ब्रांचेस हैं और बीच में है अर्थ का नक्शा यहां पे बनाया हुआ है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लोगों की आशाओं को, लोगों की एस्पिरेशंस को। लोग भी अमन शांति चाहते हैं, लोग भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, लोग भी एक भाईचारा की भावना के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो तंजानिया में हो, चाहे वो ब्राजील में हो, या चाहे वो यूनाइटेड किंगडम में हो। तो ये जो एम्बलम है यूएन का, इसको ध्यान से यहां पे नजर मारें और ये लोगों की एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। हम प्रधान सचिव, मुख्य सचिव की बात करें यूएन की, जिनको हम सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, तो ये सीईओ है, ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिनको 5 साल के टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाता है। यह भी आपको बताना चाहूंगा कि सेक्रेटरी जनरल एक से ज्यादा टर्म भी सर्व कर सकते हैं। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि किसी जमाने में पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब इनको दूसरी बारी सेक्रेटरी जनरल री इलेक्ट करा गया था 2021 में, जब महामारी चल रही थी, महामारी का भयंकर जब सेकेंड वेव आया था, और इन्होंने भी अपना काफी यहां पे योगदान दिया, काफी यहां पे लोगों के साथ, बहुत सारी संस्थाओं के साथ कोऑपरेट किया कि कैसे पैंडेमिक के खिलाफ, कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है उसको और सीरियस तरीके से लिया जा सकता है। और काफी हद तक अभी यूक्रेन वॉर में भी हम देखते हैं एंटोनियो गुटेरेस ने बार बार अपील करा है ग्लोबल कम्युनिटी को कि कोशिश की जाए कि कैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई को भी अभी खत्म किया जा सकता है और पीस कैसे रिस्टोर की जा सकती है। तो सेक्रेटरी जनरल का मैंडेट है, ये मेन मुखिया है, ये मेन मुखिया है जिनका ड्यूटी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल पीस और ग्लोबल ऑर्डर को सैंक्टिटी में रखना, पीस मेंटेन करना। यूएन का प्रीडिसेसर कौन था सर? सर यूएन का प्रीडिसेसर था लीग ऑफ नेशंस। याद होगा, हमने अगर पढ़ी है वर्ल्ड हिस्ट्री, चलो वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में तो आप पढ़ेंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत ही वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की जाती है अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ये कहां है वर्सलिस? ये जगह फ्रांस में है जी। अब ये आइडिया किसने दिया था? ये आइडिया वुड्रो विल्सन ने, जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में तो था नहीं, लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूं, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका ने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया था। अमेरिका की तो एंट्री 1941 में होती है, जब पर्ल हार्बर पे अटैक जापान के द्वारा किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वुड्रो विल्सन ने आइडिया लीग ऑफ नेशंस का दिया, परंतु अमेरिका लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं था। तो लीग ऑफ नेशंस कब रहता है? जब तक यूनाइटेड नेशंस की स्थापना नहीं होती, यानी कि जब यूएन की स्थापना हो जाती है तो लीग ऑफ नेशंस सीज टू एग्जिस्ट। तो यूएन का प्रीडिसेसर आपसे कोई पूछे कौन है, तो सर लीग ऑफ नेशंस था। ठीक है, यहां पे बात मेंशन भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने ऑफिशियली लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया था, ऑल्दो वुड्रो विल्सन जो कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने ही लीग ऑफ नेशंस का आइडिया दिया। अब अगर फाउंडेशन ऑफ यूएन की बात करें तो ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन, ये किसने कॉइन किया? ये नाम यूनाइटेड नेशंस दिया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति, अब जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो राष्ट्रपति अमेरिका के थे, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने ये नाम दिया यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएस में एक जगह है, यहां पे कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस का नतीजा बनता है कि यूएन का चार्टर एस्टैब्लिश किया जाता है, और इस कॉन्फ्रेंस को 50 से ज्यादा देशों ने अटेंड किया, 51 कंट्रीज ने अटेंड किया इंक्लूडिंग अमेरिका। तो यानी कि 50 अलाइड कंट्रीज कौन है? यानी कि वो देश
जो कि अमेरिका के अलाइज थे। यानी कि अगर हम लड़ाई की बात करें वर्ल्ड वॉर 2 में, तो अमेरिका के अलाइज थे, एक तरफ अलाइज थे, एक तरफ एक्सिस पावर्स थे। तो अलाइज जो कि अमेरिका के अलाइज कंट्री थे, अलाइड कंट्री थे, उन्होंने ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, जिसका नतीजा क्या होता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 25 अप्रैल 1945 से लेके 26 जून 1945 तक, यानी कि लगभग आप देख सकते हैं कि ये 2 महीने का टाइम पीरियड यहां पे आ जाता है। तो इसका नतीजा क्या था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस का, कि यूएन का चार्टर एस्टैब्लिश किया जाता है एट द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। अब आपको यह भी पता हो कि जो यूएन चार्टर है ये फाउंडेशन, ये बुनियाद है, ये फाउंडेशनल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस की। 24 अक्टूबर 1945 को ऑब्जर्व करा जाता है हर साल एज द यूएन डे। ठीक है, अब यहां पे ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ यूएन, यहां पे 50 के 50 मेंबर्स, 51 मेंबर्स रादर यहां पे दिए गए हैं। आपको सबके नाम यहां पे नहीं याद रखने हैं। बहरहाल आपको बताओ कि जो परमानेंट 5 जो यूएनएससी जो पावर्स हैं वो सारे, यानी कि चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया, ये पांचों भी इस कॉन्फ्रेंस में, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे। इंडिया भी इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट था। अब आपको और ये बात पता हो कि 2 परमानेंट नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट हैं यूएन के, एक तो पैलेस्टीन है और एक वेटिकन सिटी है। पैलेस्टीन, अभी आपको पता है पैलेस्टीन को स्टेटहुड नहीं मिला है। अब हमको पता है कि कुछ ऑब्जर्वर्स होते हैं, कुछ नहीं ऑब्जर्वर्स होते हैं यूएन के। अब देखिए, पैलेस्टीन तो मेंबर तो नहीं है यूएन का, पैलेस्टीन को भी स्टेटहुड नहीं मिला है, लेकिन पैलेस्टीन एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट जरूर है। हर एक मेंबर स्टेट का इक्वल वोट होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है यूएन में। यहां पे आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति बीच में नहीं आती है। तो चाहे कोई देश गरीब हो, चाहे कोई देश अमीर हो, यूएन पे उनका अधिकार बराबर का रहेगा, उनका जो वोट है वो बराबर का रहेगा। ठीक है, तो ये बातें हमको पता हो। यूएन का क्या मकसद है, वही बातें आ जाती हैं। ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करना, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना। तो कहीं पे अगर डिजास्टर हो रहा है, कहीं पे अगर भूखमरी की प्रॉब्लम है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सूडान हो, कहीं पे भी क्राइसिस हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना, इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना, पीस और सिक्योरिटी, अमन शांति की भावना प्रमोट करना। कहीं अगर 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है तो यूएन का कर्तव्य है कि उस लड़ाई को रोकने के लिए मीडिएट करना। ये सब बातें अब कागजी बातें जरूर हैं, ये क्रिटिसिज्म में बात आ जाती है। मेंस में हम ये बात एनालिसिस में करेंगे कि भाई ये सब किताबी बातें पढ़नी तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में यूएन कर क्या रहा है। ये सारे के सारे काम फिर भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े दंगे फिर भी हो रहे हैं, एक दूसरे का सिर मारने के लिए अभी भी देश फिर रहे हैं। तो यूएन क्या कर रहा है इतने सालों से, 80 सालों से, ये बात हमारे सामने आ जाती है। अब आपको यह भी पता हो कि यूएन में, जैसे आपको मैंने बताया, 193 चलो मेंबर स्टेट्स हैं और 2 नॉन परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट्स आ जाते हैं। 17 नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज भी हैं, एनजीएसटी जिसको हम कहते हैं। वेटिकन सिटी यहां पे आपका इटली में आ गया। अब एनजीएसटी की बात करें, अब देखिए जो चैप्टर 11 है यूएन चार्टर का, वो डिफाइन करता है नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी को, यानी कि वो टेरिटरी, वो देश या वो आइलैंड या वो एरिया जिसके जो लोग हैं वो अपने आप में पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं, यानी कि उनके पास फुल मेजर में एक सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है। यानी कि ऐसे जो टेरिटरीज हैं या ऐसे जो आइलैंड्स हैं या ऐसी जो कंट्रीज हैं, ये किसी और देश के द्वारा एडमिनिस्टर करी जा रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेरिकन समोआ की बात करें, एंगुइला की बात करें, बरमूडा की बात करें, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अब ये एडमिनिस्टर किसी और देश के द्वारा किए जा रहे हैं। अब जैसे कि अब ये कॉलोनीज नहीं है, यहां पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज नहीं है, लेकिन ये अब डायरेक्ट पार्ट भी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अमेरिकन समोआ की बात करें, ये डायरेक्टली यूएसए के मैप में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये एडमिनिस्टर यूएसए के द्वारा करा जा रहा है। बरम्यूडा की बात करें, है ना, बट द फेमस बरम्यूडा ट्रायंगल भी आप सुनते रहते हैं, मूवीज में आता रहता है, साइंस फिक्शन में आता रहता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। अब बरम्यूडा जो है वो, अब देखिए यूके में, तो देखिए यूके में हम क्या कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है, स्कॉटलैंड आ जाता है ना, ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आपका नदर्न आइलैंड आ जाता है। ठीक है, तो अब जब यूके का मैप देखते हैं वहां पे कहीं पे आपको बरम्यूडा तो नहीं दिखता है, लेकिन बरम्यूडा को एडमिनिस्टर भी यूके के द्वारा किया जाता है। तो ये अगेन बरम्यूडा, एंगुइला, अमेरिकन समोआ, ये एनजीएसटी, ठीक है, उस कैटेगरी में आ जाता है। यूएन सिस्टम को समझते हैं। मेन बॉडीज यूएन में कौन सी हैं, एक तो है आपका जो जनरल असेंबली, फिर आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, फिर जो मेन
जो पॉलिसी मेकिंग और इंप्लीमेंटिंग बॉडी है वो आती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल आ जाता है, फिर आईसीजे, डोंट कंफ्यूज दिस विद आईसीसी, आईसीजे और है, आईसीसी और चीज होती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ डिफरेंट थिंग, उसका डिफरेंस हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक सेक्रेटेरिएट, यूएन का सेक्रेटेरिएट, जहां पे डे टू डे फंक्शन, जो डे टू डे काम है यूएन के, वो कंडक्ट किए जाते हैं। अब जनरल असेंबली जो है यूएन की, वो मेन पॉलिसी मेकिंग, डिलिबरेटिव और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन का। ये ओनली यूएन बॉडी है जहां पे यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। हर साल सितंबर में यूएनजीए सेशन होता है। हर साल सितंबर में आप देखते हैं मोदी जी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, 24, 25, 26 सितंबर ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूएनजीए सेशन। एक बायलैटरल मीटिंग भी हर साल जरूर देखने को मिलती है भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में। तो ये हर साल सितंबर में यूएन का सेशन होता है जनरल असेंबली का। यूएन में तो और भी बहुत सारे सेशन होते हैं, लेकिन जनरल असेंबली का सेशन हर साल सितंबर में होता है, जहां पे जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन, वो वहां पे मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा, यूएन का जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है। जनरल असेंबली का सेशन साल में एक बार होता है सितंबर में, ये आपको बात पता। तो कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर है, कभी कौन से और नए मेंबर्स को ऐड करना है यूएन में, ठीक है, कौन से मेंबर्स को हमने निकालना है यूएन से, बजट रिलेटेड मैटर्स हो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो कंसर्न्स हैं, ये यूएन जनरल असेंबली में डिस्कस किए जाते हैं। और यहां तक बात रही किसी नए मेंबर को ऐड करने की या बजट मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करने की, तो इस सब के लिए 2/3 मेजॉरिटी जनरल असेंबली की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सब मुद्दों के ऊपर जो डिस्कशन होती है, जो कि वार्तालाप होती है, जो भी ऐसी बातें निकल के सामने आती हैं, वो सिंपल मेजॉरिटी के राही वो वहां पे अप्रूव मिल जाता है। लेकिन एज फार एज द टॉपिक्स कंसर्न ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड बजेटरी मेंबर्स इज कंसर्न, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हर साल जनरल असेंबली अपना एक जनरल असेंबली प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं, जो कि 1 साल का टेन्योर सर्व करते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी इस साल में कौन है प्रेसिडेंट जनरल असेंबली का फॉर दिस ईयर। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है। यदि कोई आपसे पूछे, सेक्रेटरी जनरल और है, उनका 5 साल का टर्म है। जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होगा उसका 1 साल का ही टर्म होगा, कंफ्यूज मत होना। फिर सिक्योरिटी काउंसिल, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं हम सब जानते हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। और जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूएन के, उनको जाहिर सी बात है भाई, अब सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स हैं, अब अगेन ये डिबेट आती है कि कब तक 5 ही मेंबर्स रहेंगे। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म्स की बात आती है, एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी की बात आती है। तो एक बॉडी भी बनाई गई है बाय द नेम ऑफ G4, जिसमें जर्मनी, ब्राजील, इंडिया, जापान आते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम चारों देशों को भी मौका मिले कि हम भी यूएनएससी का हिस्सा बन सके। कब तक 5 ही देश हैं जो पूरी दुनिया के फैसले लेते रहेंगे। पर बहरहाल अभी तो ये यूएनएससी एक्सपेंशन नहीं हुआ, बट जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूएन के, उनको बात माननी पड़ती है, उनको हर एक बात यूएनएससी की माननी पड़ती है। बिकॉज यूएनएससी क्या है, अल्टीमेटली वो कप्तान है, वो अल्टीमेटली सुप्रीम मॉनिटर है। काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल फैसला लेता है कि भाई किस किस्म का थ्रेट है, किस किस्म का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्या क्या काम लेना है पीस रिस्टोर करने के लिए, या क्या काम करना है अगर तो अग्रेशन की जरूरत है। यानी कि अगर तो देखो, अगर बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी देश के ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबत आ रही है किसी और देश के द्वारा, तो यूएनएससी चाहे तो अग्रेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि उस अग्रेसर स्टेट को डिसिप्लिन में रखने के लिए। चलिए अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो देखिए, जिन 2 देशों के बीच में या 2 से ज्यादा देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कर्तव्य है उन देशों को यह कहना कि देखिए पीसफुल तरीकों से, शांति के तरीकों से हम जो है अपना तौर तरीका अपना इंप्रूव करें और पीस रिस्टोर करने की कोशिश करें। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इन सम केसेस it can also resort to imposing sanctions or even authorize the use of force to maintain or restore international peace and security. सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी होती है जो कि हर महीने रोटेट करती रहती है। अब ये जो सैंक्शंस का बिजनेस है, ये हमने सब रशिया यूक्रेन वॉर में पढ़ा होगा कि यूएस स्पॉन्सर्ड सैंक्शंस प्रमोट करे गए थे यूएनएससी में अगेंस्ट रशिया, बिकॉज रशिया जो अग्रेशन दिखा रहा है। लेकिन आपको यह बात भी पता हो कि हर एक देश के पास वीटो पावर भी होती है, जो 5 देश, अच्छा यह भी पता होना चाहिए कि वीटो पावर केवल 5 देशों के पास ही है जो कि यूएनएससी के मेंबर्स हैं। बेसिक बातें हैं, ये सब बातें आपने न्यूज़पेपर्स में, करंट अफेयर्स में पढ़ी होंगी। 5 देश हैं, 5 के पास वीटो पावर है ना।
इंडिया की बात करें, इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड एट यूएनएससी, देखिए भारत भी एक नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी में रह चुका है 8वीं बार। अभी रिसेंटली जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक 2 साल का नॉन परमानेंट मेंबरशिप भारत के पास थी। यह 8वीं दफा है, 8वीं बार है कि भारत को नॉन परमानेंट मेंबरशिप यूएन में मिली है। तो यहां पे आपके सामने 1950, 51, 1967, 68, 72, 73 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब वो साल है जब भारत नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी में रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ ना कुछ ऐसी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जरूर हुई है जब जब भारत को नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है। तो फॉर एग्जांपल 1950-51 की बात करें, उस वक्त कोरियन वॉर चल रहा था। 1967 या अगर हम 1972-73 की बात करें, अरब देशों और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही थी। 2021-22 की अगर हम बात करें तो 2021 में हमने देखा अमेरिका ने विड्रॉ करा अफगानिस्तान से अपने आप को। 2022 में हमने देखा यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट बात जरूर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब जब भारत को नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है। अब यह महज इत्तेफाक की बात भी हम कह सकते हैं। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की बात करें, ये प्रिंसिपल बॉडी है जहां पे नीतियों को लेके, पॉलिसीज और योजनाओं को लेके कोऑर्डिनेट किया जाता है, उन योजनाओं को रिव्यू किया जाता है। और योजनाएं अर्थव्यवस्था के स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे हो या एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर हो, इन सब डायमेंशंस के ऊपर योजनाओं को डिस्कस किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, रिफ्लेक्ट अपॉन किया जाता है कि कैसे इन नीतियों को और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इनको और सुधारा जा सकता है, ताकि जो यूएन का मैंडेट है वो प्रमोट किया जा सके दुनिया भर में, चाहे वो इकोनॉमिक डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है या एनवायरमेंटल डायमेंशन है। यह बात पता हो कि 54 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। 3 साल का टेन्योर इन मेंबर्स को मिलता है। तो ये एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल ILO, FAO, यूनेस्को, WHO, इवन वर्ल्ड बैंक और IMF, ये सब एजेंसीज हैं जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नेतृत्व में उनके परव्यू के अंडर काम करते हैं। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात आती है। देखिए अब हमने क्या देखा 20th सेंचुरी में, देखिए भारत आजाद हुआ 1947 में, और भी ऐसे बहुत सारे देश थे, आइलैंड कंट्रीज थी जो कि डीकॉलोनाइज होते हैं प्राइमरली इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी, और ये डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है 1990s तक। अब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि एक मेन ऑर्गन है यूएन का, इसका क्या मैंडेट था? इसका ये मैंडेट था कि जो टेरिटरीज हैं, जो कंट्रीज हैं, चाहे वो आइलैंड कंट्रीज हो, चाहे वो टेरिटोरियल कंट्रीज हो, जिस भी फॉर्म में हो, जब तक वो अपने आप को पूर्ण तरीके से ट्रांजिशन नहीं कर लेते फ्रॉम कॉलोनीज टू सॉवरेन नेशंस, तब तक ट्रस्टीशिप काउंसिल ने एज ए ट्रस्टी उनकी देखभाल करनी है और ये प्रोसेस इंश्योर करना है कि वो ट्रांजिशन कर सके फ्रॉम बीइंग अ कॉलोनी टू बीइंग अ सॉवरेन नेशन। अब इस काउंसिल की एक्टिविटीज खत्म हो जाते हैं 1994 में, जब पलाऊ जो कि लास्ट ऑफ द ओरिजिनल 11 ट्रस्ट टेरिटरीज, जब उसको स्वतंत्रता मिलती है, जब वो ट्रांजिशन कर लेता है अपने आप को फ्रॉम बीइंग अ कॉलोनी टू अ सॉवरेन नेशन, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के ऑपरेशन सस्पेंड हो जाते हैं 1 नवंबर 1994 में। तो सर इसका मतलब क्या अब ट्रस्टीशिप काउंसिल एक मेन ऑर्गन ऑफ यूएन नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल है। ऑल्दो अंडर द यूएन चार्टर इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, लेकिन इसका आने वाले टाइम में क्या रोल होगा, क्या फंक्शंस होंगे, वो अभी हमको नहीं पता। इसके ऑपरेशंस अभी यानी कि ऑपरेशनल नहीं है ये बॉडी, पर ये बॉडी यूएन के अंडर एग्जिस्ट जरूर करती है। देन वेरी इंपॉर्टेंट आईसीजे, इसको आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना, आईसीसी के साथ कंफ्यूज नहीं करना। न्यूज में पढ़ा होगा कि आईसीसी ने कहा कि हम व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर देंगे, अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है। चलो आईसीसी के बारे कभी और समझेंगे। आईसीजे प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। इसकी जो सीट है, जो परमानेंट सीट है, वो न्यूयॉर्क में नहीं है। यूएन की जो बाकी एजेंसीज हैं उसकी जो सीट है, जो ऑफिस है, वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये इकलौता ऑर्गन है यूएन का जिसका जो दफ्तर है, जो मेन हेडक्वार्टर है, वो न्यूयॉर्क में नहीं है। इसका क्या कर्तव्य है, क्या काम है? देखिए अब हम अपने देश की बात करें, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन जब 2 देशों के बीच में झगड़ा हो, 2 से ज्यादा देशों के बीच में झगड़ा हो, तो वो देश किसके पास जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास तो नहीं जाएंगे। तो कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जहां पे इंटरनेशनल लॉ का इंप्लीमेंटेशन या उसका विवेक का इस्तेमाल हो, तो उसके ऊपर रोशनी कौन डालेगा?
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो रोशनी डालेगा। आईसीजे का पर्पस होगा, कर्तव्य होगा एडवाइजरी ओपिनियन देना। जो अब देखिए, यानी कि ये भी हम बात समझ सकते हैं कि आईसीजे का जो रोल है, वो जो ओपिनियंस वो दे रहे हैं, जो भी वो एडवाइस दे रहे हैं, वो एडवाइजरी ओपिनियन है, वो बाइंडिंग अपॉन द मेंबर नेशंस नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी झगड़ा हो जहां पे इंटरनेशनल लॉ का इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो उस मुद्दे के ऊपर विवेक डालना, रोशनी डालने का काम कौन करेगा? आईसीजे। आईसीजे में 15 जजेस होंगे जिनको इलेक्ट किया जाएगा फॉर 9 ईयर्स। और ये 15 जजेस को कौन इलेक्ट करता है? यूएनजीए और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों इलेक्ट करते हैं दीज 15 जजेस। आपने ये भी बताना है होमवर्क में कि कौन सा वो जज है भारत से जो कि आईसीजे में वन ऑफ द 15 जजेस है। ये आपने होमवर्क के लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये इस करके है ताकि हम देख सके कितना अटेंटिवली आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आईसीजे ओनली इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि एडजुडिकेट करता है जनरल डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज। इसके जो रूलिंग्स और ओपिनियंस हैं, ये एक एडवाइजरी ओपिनियंस होते हैं, ये बाइंडिंग ओपिनियंस नहीं होते हैं। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूएन के, दे आर पार्टी टू द आईसीजे स्टैट्यू एज वेल। जजेस जो हैं, दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। आपको ये बात पता हो, यानी कि जो जजेस हैं वो एक से ज्यादा बार भी आईसीजे में एज जज अपना काम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूएन का सेक्रेटेरिएट। यूएन का सेक्रेटेरिएट यानी कि जो डे टू डे फंक्शनिंग है यूएन के डिफरेंट ऑफिसेस की, ऑर्गन्स की, उसको जो तालमेल करना है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन को देखना है, वो कौन करता है? सेक्रेटेरिएट। और सेक्रेटेरिएट में कौन होंगे? जो सेक्रेटरी जनरल है, जो कि आपके मुख्य सचिव है, सेक्रेटरी जनरल, और साथ में हजारों और ऐसे कर्मचारी जो कि यूएन के स्टाफ मेंबर्स हैं, यूएन के डिफरेंट ऑफिसेस में काम करते हैं। तो ये सब यूएन सेक्रेटेरिएट में आएंगे। तो सेक्रेटरी जनरल जो है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यूएन के वो माने जाते हैं। सेक्रेटरी जनरल एक सिंबल है इस संस्था के विचारधारा की, आइडियाज की। यानी कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो, उनका कर्तव्य है कि जो मैंडेट है यूएन का, जिसके लिए यूएन को बनाया गया है, सेक्रेटरी जनरल का कर्तव्य है कि उन चीजों को प्रमोट करना है, लोगों की एस्पिरेशंस का ख्याल रखना है और दुनिया में अमन शांति बनाए रखना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इस करके ये वीडियो हमने बनाया। मिलेंगे ऐसे और वीडियोस में बहुत जल्द। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।